हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कंबंशन, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाले वीडियो को देखिए। उसके बाद यहाँ पर आइए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कंबंशन में। सबसे पहले हम यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज होता है कि एंथैल्पी होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। एंथैल्पी इज ए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विथ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर ये एंथैल्पी का क्या है, फार्मूला है। यदि मैं इस पे एंथैल्पी चेंज लिखूं, यहाँ पर यदि एंथैल्पी चेंज लिखूं तो मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। कुछ इस तरह से मैं फार्मूले को लिख सकता हूँ यदि मैं एंथैल्पी चेंज को शो करूँ। लेकिन याद रखिए यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर बोला है, तो यहाँ पर हमने प्रेशर को जो है कांस्टेंट रखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ पर H क्या है, एंथैल्पी है, U है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, P है प्रेशर और V है हमारा वॉल्यूम। तो ये तो हुआ डेफिनेशन और फार्मूले की बात। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शंस में हमें पढ़ना रहता है कि एंथैल्पी चेंज किस प्रकार से रिएक्शन में हुआ है। तो रिएक्शन जो है यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं जनरली। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वन बाय वन जो है हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। क्लियर है दोस्तों? हीट हमारा रिलीज होगा। अब जब हीट यहाँ पर रिलीज होता है तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट्स है हायर एंथैल्पी देन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एंथैल्पी अधिक होती है और डेल एच की वैल्यू जो होती है नेगेटिव आती है। यहाँ पर डेल एच वैल्यू जो है हमारा नेगेटिव आता है। अब कैसे आता है, देखिए यहाँ पर हमारा ग्राफ होता है। जब मैं यहाँ पर ग्राफ में द्वारा शो करूं तो यहाँ पर एक एक्सिस में होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और इस एक्सिस में होता है हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस होता है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, तो यहाँ पर बोला है रिएक्टेंट है हायर एंथैल्पी देन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा हमारा, सपोज यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है तो कुछ हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से हमारा एक ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट। तो एनर्जी देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। अब एक चीज यहाँ पर याद रखना, इस ग्राफ में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब मैं रिएक्टेंट को इस तरह आगे बढ़ाऊं और इसको इस तरह से आगे बढ़ाऊं तो ये जो गैप हमको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं डेल एच। और डेल एच की जो वैल्यू होती है उसको मैं लिख सकता हूँ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डेल एच की जो वैल्यू है उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है तो इसीलिए यहाँ पर डेल एच की वैल्यू जो होती है नेगेटिव आएगी। रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो यहाँ पर डेल एच वैल्यू नेगेटिव होता है। और एक चीज याद रखना, एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिया हुआ है कंबंशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी हमारा रिलीज होता है तो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और डेल एच वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर है दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन एलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं?
हमें समझा, इसका ग्राफ हमने जाना, ग्राफ को आप याद रखिएगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी, डेल एच वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उल्टा होता है, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, डेल एच वैल्यू जो होती है यहाँ पर पॉजिटिव आती है, डेल एच वैल्यू ऑलवेज जो है यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। और इसका जो की फीचर्स की मैं बात करूँ, की फीचर्स में होता है प्रोडक्ट्स हैव हायर एंथैल्पी देन रिएक्टेंट्स, डेल एच इज पॉजिटिव। और एग्जाम्पल में आएगा फोटोसिंथेसिस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस आएगा। और देखिए यदि मैं यहाँ पर ग्राफ खींचूँ, किसके किसके बीच में ग्राफ होगा, एक होगा पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और दूसरा होता है रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में। दोनों के बीच में यदि मैं ग्राफ खींचूं तो यहाँ पर जो आएगा प्रोडक्ट की एनर्जी जो है अधिक होगी। तो यहाँ पर सपोज मैं इसको रिएक्टेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ जो है कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ये रिएक्टेंट देखो। और यदि मैं इस गैप को लूँ यहाँ पर, तो देखो ये एक है, ये भी एक, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं डेल एच। डेल एच वैल्यू में लिख सकता हूँ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर डेल एच की वैल्यू जो होती है यहाँ पे क्या आएगी, हमारा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी अधिक है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पर याद रखना बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो ऑलवेज जो है क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पर हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब। तो ये आप ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है ये एनर्जी बैरियर है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसको मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, में इसको बोल सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है ये भी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल वैल्यू, ये होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो ये ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, आप याद रखिएगा इसको। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है हमारा कवर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने जाना, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने जाना, एंथैल्पी की डेफिनेशन हमें पता चल गई। तो अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वन बाय वन जो है इनके जो है कई सारे टाइप्स होते हैं। तो इन टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द enthalpy change that occurs when 1 mole of a compound is formed. 1 mole of a compound is formed. It's elemental in their most stable states under standard conditions बोला है। क्लियर है दोस्तों। ये तो हुई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात, जो कि किसी भी बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो याद रखिएगा 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, वो भी उसके मोस्ट स्टेबल स्टेट से। क्लियर है यहाँ पर। तब हम उसको बोलेंगे क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोलता है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज। ठीक है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल फॉर्म में उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी बताना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है -1, ऑप्शन नंबर डी है डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। याद रखिए कोई भी जैसे एलिमेंट्स है, जैसे मैं बोलूं डेल एच, अब मैं ऑक्सीजन का बोलूं, किसका बोलूं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, P4, S8, जितने भी एलिमेंटल फॉर्म हैं, जैसे मैं बोलूं कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, तो इन जितने भी एलिमेंटल स्टेट हैं इनकी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो ऑलवेज जो है डेल एच वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। आप याद रखिएगा डेल एच वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका हाईएस्ट है बताना है। ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी CH4, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा मैं जब इन चारों की तुलना करूं तो यहाँ पर जो है CH4 का जो है हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस नेगेटिव आएगी। यदि मैं तुलना करूं तो यहाँ पर लेस नेगेटिव आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का तो मोर नेगेटिव होता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ पर कार्बन का भी नहीं होगा, सॉलिड फॉर्म हो रहा है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म कर रहा है तो उसका भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH4 गैस हो जाएगा, इसका लेस नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं, इन चारों रिएक्शंस में कौन सा जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें बताना है। क्या बताना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें क्या बता, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन सा है इन चारों रिएक्शंस में हमें बताना है। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर ऐसा रिएक्शन का सिलेक्शन करो जहाँ पर 1 मोल ऑफ कंपाउंड जहाँ पे फॉर्मेशन हो, 1 मोल ऑफ कंपाउंड जहाँ पर फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखो यहाँ पर ट्वाइस H2O बोलता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, बी भी कट गया और ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। क्लियर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड। यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये हमारा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो फार्मूला होता है डेल एच इज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कई बार कई एग्जाम में पूछता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट पहचानना है, प्रोडक्ट की एनर्जी को यहाँ पर क्या करना है, सम करना है, और रिएक्टेंट पहचानना है और रिएक्टेंट की एनर्जी को यहाँ पर सम करना है, और प्रोडक्ट की एनर्जी से रिएक्टेंट की एनर्जी को घटा देना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शंस है ये वाला हमारा रिएक्शंस है, ये हमारा रिएक्शंस ओवरऑल रिएक्शंस है। और यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज और वाटर की एंथैल्पी चेंज दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारा वाटर है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टोचियोमेट्री है, जैसे 4 है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 4 है और यहाँ पर वाटर के सामने क्या है, वाटर के सामने 6 है। तो यहाँ पर जो 4 और 6 इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो ये 2, 7, 4 और 6 इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे डेल एच इज इक्वल टू, चलो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, डार्क कलर यूज कर लेता हूँ। डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड
यहाँ पर फॉर्म हुआ है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है 4, तो यहाँ पर 4 इंटू डेल एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, प्लस और क्या बना है प्रोडक्ट में, वाटर बना हुआ है जो कि कितना मोल्स बना हुआ है 6 मोल हमारा बना हुआ है, तो यहाँ पे 6 इंटू वाटर मॉलिक्यूल्स जो एंथैल्पी है उसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये तो हुआ प्रोडक्ट की बात। अब रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है और C2H6 है, तो यहाँ पर C2H6 कितना दिया है, ट्वाइस मोल्स ऑफ C2H6 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्वाइस इंटू डेल एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 बोला है, और यहाँ पे प्लस डेल एच फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये इतना दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है, तो 4 इंटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू -393.5 दी हुई है, तो -393.5 प्लस 6 इंटू वाटर क्या दिया हुआ है -286, तो यहाँ पर -286 यहाँ पे रखूँगा, -286 किलोजूल पर मोल में ही आएगा हमारा वैल्यू। इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस करना है, इसको तो हमें निकालना है 2 इंटू डेल एच एफ C2H6 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसको रहने दो। और डेल एच अभी मैंने आपको बताया जो एलिमेंटल स्टेट होता है इसका जो डेल एच वैल्यू होता है ऑलवेज 0 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की पुटअप करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू तो 0 हो गया, और तो इसको ऐसे ही रहने देना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 4 इंटू -393.5 इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी माइनस, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है तो 1574 आ जाएगी, इसको यदि आप गुणा करोगे, प्लस यहाँ पर देखो माइनस में आएगा कौन सी वैल्यू 6 गुणा 286 करोगी, इसकी वैल्यू आएगा 1716, तो मैंने यहाँ पे 1716 लिख दिया। अब माइनस, अब देखो डेल एच वैल्यू भी दी हुई है, क्वेश्चन में डेल एच वैल्यू कितना दिया हुआ है -3120, 3120 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3120, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा 3120 रखना है, यहाँ पर -3120 यहाँ पर रखना है, और यहाँ पे 2 इंटू डेल एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 इसकी वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो -3120 इज इक्वल टू -1574 और -1716 दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा -3290, कितना आएगा -3290, और यहाँ पर आ जाएगा कितना -2 इंटू डेल एच एफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये इतना आ जाएगा। इसको मैं इधर पक्षांतर करूंगा, -3120 प्लस 3290 इज इक्वल टू -2 इंटू डेल एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6, इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो इसका मान आएगा 170, प्लस में आएगा 170, और यहाँ पे देखो माइनस साइन है, इसको 2 को इधर पक्षांतर कर दो, अपन 2 कर दो, इज इक्वल टू डेल एच एफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 आ जाएगा, तो इसका मान आएगा माइनस में ही आएगा क्योंकि ये माइनस साइन तो यहाँ पर है, तो -85 किलोजूल पर मोल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की हुई है, तो यहाँ पर आप वैल्यू निकाल सकते हो, -85 किलोजूल पर मोल इसका आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों, ये तो हुआ हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात। अब एक चीज याद रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ये जो है डेल एच वैल्यू जो है यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है और डेल एच वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, डेल एच वैल्यू नेगेटिव भी होगा, डेल एच वैल्यू पॉजिटिव भी होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के केस में, तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन, केमिकल रिएक्शन के सिचुएशन पे बेस पर। तो ये इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन बन गया, तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को जोड़ के घटा देना है, प्रोडक्ट का अलग जोड़ोगे, रिएक्टेंट का अलग जोड़ना है और दोनों को अलग से घटाना है, तो आंसर आ जाएगा।
अब देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। ये एंथैल्पी ऑफ कंबंशन होता क्या है? तो देखो, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस जब कंप्लीटली क्या होगा, बर्न होगा, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होता है, तो उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबंशन बोलते हैं। यूनिट्स देख लो, यहाँ पर यूनिट्स किलो जूल पर मोल। इट इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। सिंस कंबंशन रिलीज हीट, यहाँ पर हीट रिलीज होगा, मतलब डेल एच वैल्यू क्या होगा, डेल एच वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड कंडीशंस 298 केल्विन बोलते हैं और 1 atm प्रेशर्स बोलते हैं। प्रेशर 1 atm होना चाहिए और कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन क्लियर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मेथेन एथेन प्रोपेन कंबंशन रिएक्शंस ऑफ प्रोपेन यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर कंबंशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेन यहाँ पर दी हुई है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, C3H8 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस है, इस कंप्लीट रिएक्शंस का हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल एच यहाँ पर कैलकुलेट करना है इस रिएक्शंस का। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन जब भी हम लोग करते हैं, निकालते हैं, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। डेल एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जो एनर्जी है सबको जोड़ना है और रिएक्टेंट की एनर्जी है सबको जोड़ना है और उसको माइनस करना है। ये हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो हमें सीधा सीधा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का -393.5 किलो जूल पर मोल, वाटर का -285.8 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। तो इसको सीधा सीधा हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधा सीधा डेल एच वैल्यू हमें निकालना है। हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या हुआ है, थ्राइस कार्बन डाइऑक्साइड, तो थ्राइस इंटू कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो -393.5 दिया हुआ है, तो -393.5 किलो जूल पर मोल, इसको गुणा करना है, प्लस आगे क्या करना है, देखो वाटर दिया है 4 मोल, तो यहाँ पे 4 गुणा वाटर का कितना दिया है 285.8, तो -285.8, इसको हमें गुणा करके जोड़ना है। ये तो हुआ प्रोडक्ट की बात। अब रिएक्टेंट की बात देख लो, रिएक्टेंट में C3H8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीधा सीधा C3H8 कितना दिया हुआ है, 1 मोल्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 मोल, तो इसका मान -104 दिया है, तो यहाँ पर 1 इंटू -104 और दशमलव अगर कुछ है -104.7। क्लियर, प्लस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर प्लस हमें ऑक्सीजन का दिया है, और ऑक्सीजन का याद रखना 0 होता है, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो 0 होता है। तो मैं सीधा 0 पुट कर देता हूँ और इधर उधर करता नहीं हूँ तामझाम। तो 3 इंटू -393.5, इसको यदि सॉल्व करेंगे, इसको गुणा करोगे तो देख लेना -1180.5 मेरा आया हुआ है, प्लस इसको यदि गुणा करोगे तो इसका मान आया है -1143.2, ये इसकी वैल्यू आई हुई है। क्लियर, और माइनस यहाँ पर तो इसका तो -104.7 हो जाएगा हमारा। अब देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस दोनों को जोड़ोगे तो माइनस में ही आएगा उत्तर, तो -23 इसका आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। और यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस गुणा हो जाएगा, तो +104.7 आएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो डेल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -2219 किलो जूल पर मोल आएगी।
ठीक है, क्योंकि इन यूनिट क्या है यहाँ पर किलो जूल पर मोल है, तो हमारा आंसर भी किलो जूल पर मोल में ही आएगा। तो सीधा सीधा हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट करना है, जो भी प्रोडक्ट दिया है उसको जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे कंबंशन ऑफ ब्यूटेन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यहाँ पे C3H8 की वैल्यू दी हुई है, जो कि हाइड्रोकार्बन ही है, सेम है, लेकिन यहाँ पे स्टोचियोमेट्री का फर्क है। तो स्टोचियोमेट्री का फर्क यदि है तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं सीधा सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जब मैं बात करूँ तो 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 4 इंटू -393.5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 इंटू -285.5 हो जाएगा। क्लियर, इसको गुणा करना है और जोड़ना है, माइनस यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्टेंट देखना है, तो हीट ऑफ रिएक्टेंट देखूंगा तो 1 इंटू यहाँ पर देखो C4H10 कितना दिया है, -104.7 दिया है। और यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू तो 0 होगी, तो उसको मैं जबरदस्ती का लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर सॉल्व करता हूँ। तो 4 इंटू -393.5 है, इसको यदि मैं गुणा करूंगा तो -1574 आएगा, और इसको यदि मैं गुणा करूंगा तो इसका मान आ जाएगा -1429, और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा प्लस हो जाएगा 104.7, और यदि मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पर आएगा -3003 आ जाएगा, प्लस 104.7, और यहाँ पे यदि मैं डेल एच वैल्यू देखूं तो इसका मान आ जाएगा -2877.4 आ जाएगा हमारा आंसर। देख लो, गुणा और भाग है हमारा, गुणा भाग जोड़ना घटाना, इतना ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास निकल के आ गया। तो ये कंबंशन रिएक्शन है हमारा। कंबंशन रिएक्शन किस प्रकार से बैलेंस करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, तो आप यूट्यूब में देखना हाइड्रोकार्बन, ठीक है, प्रयोगशाला परिचालक के लिए मैंने उसको बनाया हुआ था। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में किस प्रकार से कंबंशन रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है उसको मैंने आपको बताया हुआ है वहां पर। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन प्रयोगशाला परिचालक का एक अलग से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल में। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।